दोस्तों आज हम चैप्टर 14 के बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मोस्टली एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं और वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको अच्छे तरह से पास करे और साथ में आपको अच्छा सा ज्ञान भी दे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोल देता हूँ, जो भी हमारी ज़रूरत को पूरी करने के लिए चीज़ों की आवश्यकता होती है वो संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ खरीदनी है तो पैसा एक संसाधन है। कहीं जाना है, एक बाइक, एक कार, वो एक संसाधन है। कहीं कुछ खरीदना, कोई कुछ जीवन यापन करने के लिए गेहूँ, अनाज एक संसाधन है, रोजगार एक संसाधन है ना? तो यह वह है जिसे इस्तेमाल और पुनः इस्तेमाल किया जा सके, यानी दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। और जैसे कमरे में चारों ओर देखो, हम विभिन्न वस्तुएं जैसे लकड़ी के सामान, किताबें, कॉपियाँ, कलम और अन्य चीज़ें पाते हैं। हम उन्हें अपने संसाधनों के रूप में विचार करते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में उपभोग और पुनः उपभोग करते हैं, यानी दैनिक जीवन में उसका यूज़ करते हैं और फिर उसका दोबारा भी यूज़ करते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद भी दोबारा यूज़ करते हैं, तो उसे हम संसाधन कहते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं या लिंग अनुपात से क्या आशय है? देखिए, लिंग अनुपात का मतलब आपने अक्सर सुना होगा कि 1000 पुरुषों पे 900 महिलाएं हैं अपने भारत में या बिहार में या यूपी में, है ना? एक ऐसा जनगणना होती है, तो वो लिंग अनुपात होता है, यानी कि कितने मर्दों पर कितनी औरतें, या कितने मर्दों पर कितनी स्त्रियां, या कितनी स्त्रियों पर कितने मर्द। यानी अगर एक राज्य में 900 मर्द हैं तो वहाँ पर कितनी स्त्रियां हैं, ठीक? इस हिसाब से जैसे मानव संसाधन के रूप में किसी भी देश की जनसंख्या की लिंग संरचना एक महत्वपूर्ण गुणात्मक सूचक है। वास्तव में यह मुख्य रूप से लिंग अनुपात के आधार पर समझा जाता है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा समानता स्थिति मापने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। लिंग अनुपात अनुकूल होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में लिंग अनुपात हमेशा से महिलाओं के लिए प्रतिकूल बनी हुई है और चिंता की बात यह है कि यह गिरावट लगातार बनी हुई है। यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 3, जन्म दर किसे कहते हैं? तो एक निश्चित भूभाग पर किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या की तुलना में बच्चों की संख्या शुद्ध जन्म दर कहलाती है। इसे जन्म दर भी कहते हैं, यानी जो जन्म होने की जो परसेंटेज है, ज़्यादातर कहाँ पर लोगों का जन्म हुआ है, कितने परसेंट जन्म हुआ है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, यानी जो भी साल दिए गए, मान लो 10 साल दिए गए तो 10 साल में सबसे ज़्यादा कहाँ बच्चे पैदा हुए, तो उसको जन्म दर कहते हैं। मतलब बच्चे होने की जो जो जन्म बच्चों का होने की परसेंटेज को, ठीक है? मृत्यु दर क्या होती है? मृत्यु दर सीधा सीधा ये होता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, ठीक है, यानी मृत्यु हुई है, तो उसे मृत्यु दर कहते हैं। जनगणना किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 5, जनसंख्या एक निश्चित समय पर देश में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है। हमारी जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी पहलुओं के बारे में आंकड़े प्रत्येक 10 सालों की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है। इसे जनगणना कहा जाता है। हर 10 साल में जनगणना होती है, हर 10 साल में लोगों की काउंटिंग होती है कि वो कितने परिवार में लोग हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने क्या करते हैं, उसे जनगणना कहते हैं। क्वेश्चन 6, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण है उच्च जन्म दर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा होना। घटती हुई मृत्यु दर, कम लोग मर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, लोग कम मर रहे हैं। अवैध प्रवास, अवैध प्रवास का मतलब कि ऐसे भी कई बार हो रहा है कि बिना सोचे समझी एक समझ के बच्चे पैदा हो जाना, यानी कि एक अवैध संबंध मान लीजिए, या ऐसा मान लीजिए कि बाहर से कोई व्यक्ति आया, अपने देश में आया, अपने देश में आकर नागरिकता ले ली, बस गया और यहाँ पर उसने शादी कर ली और बच्चे पैदा हो गए, तो इस तरीके से भी, ठीक है। दूसरा, विवाह व संतानोत्पत्ति की भावना, यानी विवाह करना, संतान उत्पत्ति की भावना तो हर किसी में रहती है, ठीक है। ये पांचवा, अशिक्षा और अज्ञानता, लोगों को शिक्षा ही नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, अज्ञानता भरी पड़ी है, तो बच्चे करे जा रहे हैं, जितना मर्जी उतने करे जा रहे हैं। छठा, अंधविश्वास, अंधविश्वास के लोग प्रति लगे पड़े हैं, तो ये भी जनसंख्या की वृद्धि है। सातवां, लड़के की चाह में लड़कियां पैदा करना, कई घरानों में ऐसा भी देखा है मैंने कि लोग जो हैं वो लड़की की ही पैदा हो रही है कि एक लड़का चाहिए के चक्कर में 4 5 6 7 लड़कियां ही लड़कियां होती जा रही हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो लड़के ही लड़के चाह रहे हैं, लेकिन लड़का हो भी नहीं रहा, तो लास्ट में थका के कर लेते हैं। लेकिन 5 6 लड़कियां हो जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि मात्र 2 बच्चे होते तो कितना अच्छा होता, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, भेद नहीं होना चाहिए, राइट। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने इसी चीज़ को अपनाया कि लड़का चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ हुई।
क्वेश्चन 7, भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपाय सुझाइए। तो शिक्षा प्रसार, पहली चीज़ शिक्षा प्रसार। शिक्षा जन्म दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। यह लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। यदि परिवार में स्त्री शिक्षा का स्तर ऊंचा है तो परिवार में बच्चों की संख्या कम होती है। यानी जहाँ पर औरतें पढ़ी लिखी होती हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, स्त्रियां पढ़ी लिखी होती हैं, नारी पढ़ी लिखी होती हैं, वहाँ पर बच्चे कम होते हैं। यानी वो खुद एक पढ़ी लिखी महिला है तो ज़्यादा बच्चे करना ही नहीं चाहती वो, है ना। 2 बच्चे काफ़ी है, 2 बच्चे या 3 बच्चे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, इतना ही करते हैं। दूसरा, गर्भ नियंत्रण के उपायों पर जोर। गर्भ नियंत्रण के विभिन्न उपायों को अपनाने पर जोर दिया जाए। भारत में लड़कियों के विवाह की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए, जो कि अभी हाल फिलहाल में चला भी था लेकिन नहीं हो पाया। अगली चीज़, प्रचार, लोगों को समझाया जाए कि अधिक बच्चों के कारण जीवन स्तर में गिरावट आती है। 8वां क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण से आप क्या अभिप्राय है। तो अब वुमेन एम्पावरमेंट, आपने खूब सुना होगा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कि महिलाओं को हक अधिकार देने चाहिए, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार देना चाहिए, उसे खुले में घूमने का, उसे अपनी आज़ादी से जीने का हक होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब महिलाओं का ये सारी विकास होते हैं इन चीज़ों के कारण, तो वो पुरुषों के समान अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं और वो एक पुरुषों से भी आगे निकल सकती है, ठीक है। और आज आप देश में देख भी रहे होंगे कि पुरुषों से आगे महिलाएं निकल रही हैं, क्योंकि महिलाएं अपने एक फोकस को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जबकि पुरुष उस चीज़ में वो एक एज के ऐसे दौरे में होता है कि वो भटक जाता है तमाम आकर्षण की चीज़ों में, लेकिन महिलाएं उस चीज़ को आगे निकलते हुए वो अपने लक्ष्य को पा लेती हैं। तो ये महिलाएं ज़्यादा ज़्यादा कर पा रही हैं उनको, क्योंकि पढ़ा आजकल शिक्षा ज़्यादा दी जा रही है बच्चियों को, लड़कियों को, तो वो आगे भी नाम रोशन कर रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण ये कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है। और अभी जो है जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, और लोगों का पैसा और धन बचाइए, जिससे कि वो कहीं और पैसा वेस्ट ना करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।